राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए 17 जुलाई की ताज़ा खबरें लेके आ गया हूँ। सुबह टाइम हुआ सुबह 5 बजे का। और अब चलते हैं खबरों की तरफ। बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू होगी। बीसीसीआई की याचिका एनसीएलटी ने स्वीकार की है। कंपनी ने नहीं चुकाए थे 158 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने की बेंगलुरु बेंच ने एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए बीसीसीआई की याचिका स्वीकार कर ली है। ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और बीसीसीआई के स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। 158 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बीसीसीआई ने ये याचिका बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले साल दायर किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। बायजूस मामला सुलझाने के लिए बीसीसीआई से चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी खबर। बायजूस जो कंपनी है वो भारतीय टीम की जो जर्सियां हैं उनके ऊपर अपना ब्रांड है और उसका जो स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास। और इसीलिए उनके बीसीसीआई के उनके ऊपर 158 करोड़ रुपए बकाया थे जो बायजूस ने नहीं दिए। और इसलिए बीसीसीआई ने उसके ऊपर जो दिवालिया करने। तो दोस्तों, ट्रेनी आईएएस पूजा खेदड़ की ट्रेनिंग रद्द हो गई है। मंसूरी की एकेडमी में वापस बुलाया गया है। ऑफिसर पर नाम बदलने व मेडिकल टेस्ट न देने के आरोप भी लगाए गए हैं। विवादों में फंसी महाराष्ट्र कैंडिडेट की आईएएस पूजा खेदड़ की ट्रेनिंग को मंगलवार 16 जुलाई को रद्द किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कार्य मुक्त किया है। पूजा खेदड़ को वापस उत्तराखंड के मंसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी बुलाया गया है। उन्हें 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने को कहा गया है। इससे पहले पूजा खेदड़ की ट्रेनिंग को एक हफ्ते के लिए रोका गया था। पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वासिम जिला अधिकारी ने इस पर रोक लगाई थी। पूजा के दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट की पुलिस जांच हो रही है। सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ हुई है। और पूजा के जो एज है वो भी डिफरेंट आ रही है। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेदड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में सीएटी के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेदड़ और उम्र 31 साल बताई है। सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र 1 साल ही कैसे बढ़ सकी। तो दोस्तों, ये था पूजा खेदड़ को लेके मामला। अब ये भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और मेडिकल टेस्ट है ये सब भी वगैरह फ्रॉड या फर्जी बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में पंकज और राजू हैं। पंकज को पटना और राजकुमार को उर्फ राजू को झारखंड के हजारीबाग से पकड़ा गया है। पंकज पर नीट का पेपर चोरी करने का आरोप है, वहीं राजू ने इसे आगे बढ़ाया आरोप है। पंकज उर्फ आदित्य के बारे में जानकारी मिली है कि उसने 2017 में एनआईटी जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग की है। पंकज कुमार ने नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी के ट्रक से पेपर चुराया था। इसके बाद पेपर को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था। पंकज कुमार बोकारो का रहने वाला है। सीबीआई टीम 2 दिनों से
हजारीबाग आना जाना कर रही थी। सीबीआई की टीम ने 15 जुलाई को हजारीबाग के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में छापा मारा। इससे पहले राज गेस्ट हाउस के मालिक राजकुमार सिंह उर्फ राजू के कदमा स्थित घर में भी रेड मारी गई थी। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में से एक और दुखद खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा जिला के डेस्सा में आतंकियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कुल 5 लोगों की जान गई। राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलाबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और शहीद हुए। राष्ट्रीय राइफल के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही ब्रजेश सिंह राजस्थान, अजय सिंह राजस्थान और के झुंझुनू के रहने वाले थे। नायक डी राजेश की जानकारी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, ये था मामला जम्मू कश्मीर से, जिसमें कैप्टन की मां ने एक स्पष्ट सी बात कही है, अगर हम अपने बेटों को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि देश प्रेम कितना होगा जब उसकी मां के बेटे के शहीद होने के बाद ये वर्ड है, तो उसके बेटे के अंदर कितना देश प्रेम भरा होगा। क्योंकि जो पहली शिक्षा होती है वो माँ से ही प्राप्त होती है, और पहली शिक्षा का असर कभी भी छाप अपने दिल से नहीं जा पाती है। तो दोस्तों, ये थी दोस्तों हरियाणा के किसान आंदोलन को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर, किसानों के अंबाला में प्रदर्शन से पहले ही जलवेड़ा को जमानत दे दी गई है। और जो वाटर कैनन बॉय था वो जलवेड़ा उसी का नाम है, जो वाटर कैनन बॉय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है पिछले आंदोलन में, उसको जमानत मिल गई है। अब आगे देखते हैं। दूसरी खबर ये है कि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। संगठन के नेता बोले, शंभू बॉर्डर खुलने का है इंतजार। हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगदीश डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। किसानों ने किसान शुभकरण की मौत मामले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स एसआईटी को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच देने से इंसाफ की उम्मीद नहीं बचती। वहीं शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी। 10 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के दिए थे आदेश। इसी को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुकी है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर रही है इंतजार। तो वाटर कैनन बॉय को जमानत मिल चुकी है। किसानों के कल अंबाला में प्रदर्शन से पहले वाटर कैनन बॉय नवदीप जलवेड़ा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। किसानों ने कल जमानत की मांग को लेकर अंबाला की नई अनाज मंडी में प्रदर्शन कर एसपी के घेराव की चेतावनी दी थी। नवदीप पर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान केस दर्ज किया गया था। तो दोस्तों, ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है हरियाणा में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो इसी को लेके अमित शाह हरियाणा में आए और बोले, हरियाणा में कांग्रेस बीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगी। हुड्डा को चैलेंज है, पाई पाई का हिसाब लाया हूं, आंकड़ों के साथ मैदान में आओ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग बीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस की सरकार बन गई तो वह हरियाणा में भी यही करेगी। शुरुआत में अमित शाह ने हरियाणा के जवान, किसान और खिलाड़ियों की तारीफ की।
शाह ने कहा कि हरियाणा से सबसे ज़्यादा जवान सेना में भेजे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल यहीं के धाकड़ लाते हैं। देश का अन्न भंडार भरने वाला हरियाणा का किसान है। शाह ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज देते हुए कहा कि आजकल कांग्रेस वाले हिसाब मांग रहे हैं, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लाया हूं। वे आंकड़ों के साथ मैदान में आए। हमारे कार्यकर्ता राज्य ही हर पंचायत में जाकर सरकार का हिसाब देंगे। कांग्रेस को भी अपने कुशासन का विकास न करने का हिसाब देना होगा। शाह ने कहा कि हमने यहाँ बीबी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है, जो अब भी कॉमन मैन बनकर ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अमित शाह की रैली जो जो महेंद्रगढ़ में हुई। उसमें अमित शाह ने एक बीसीसीआई के आरक्षण की बात की, दूसरी उन्होंने सीएम भूपेंद्र हुड्डा को ललकारा है और चैलेंज किया है कि मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं, आप मैदान में आएँ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।